अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 4 मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा जी। सबसे पहले तो 9 मई के बाद 10 को तो मेरी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद अभी 15 दिन की कैद तनाई काटने के बाद आ रहे हैं। तो मैं 9 के ऊपर मैं तफसील से कमेंट करना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपना ज़ाती तौर पर थोड़ा तजिया पेश करूँगा कि हैसियत कौम हम काम में खड़े हैं। मेरे ख्याल में तीसरी चीज़ मैं ये बात करूँगा कि मेरे ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, और आखिरी जो है वो मेरा राय आगे क्या है, वो मैं ये 4 चीज़ें आपके साथ कवर करूँगा। सबसे पहले तो जी 9 मई को शुरू करते हैं। 9 मई के दिन जो वाक़यात हुए उसकी मजम्मत जो है वो तकरीबन तमाम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं जरा सा तफसील में जानना चाहता हूँ कि क्यों वो वाक़यात जो थे 9 मई के जो वाक़यात थे वो क्यों मुल्क के लिए खतरनाक थे। जो उस दिन हुआ, लोगों की जानें गई, जख्मी हुए लोग, इमलाक तबाह बर्बाद हुई, सरकारी भी और निजी भी। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा जो उस दिन खतरनाक बात हुई कि ऐसी तंसीबात जिनका फौज से ताल्लुक था उनके ऊपर हमले किए। फौज का पाकिस्तान के अंदर क्या उसकी अहमियत है, मेरे ख्याल में इसका सबसे अच्छा तजिया इमरान खान साहब ने पेश किया, और खान साहब ने जैसे और एक दफा नहीं एक ज़्यादा दफा वो कह चुके हैं ये बात कि मुस्लिम ममालिक की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं पिछले 15-20 साल के अंदर तो आप देखेंगे किस तरीके से तबाही देखी गई है मुस्लिम दुनिया के अंदर। और खान साहब ने एक ज़्यादा दफा कहा है कि अगर वो ना पाकिस्तान में डिसिप्लिन और ताकतवर फौज होती तो शायद हमें भी वैसे ही हालात देखने को मिलते जैसे शाम के नजर आए, जैसे इराक के नजर आए। इसी के साथ साथ खान साहब ने ये भी कहा कि मुझसे ज्यादा पाकिस्तान को मेरे फौज की जरूरत है। हैसियत वजीर आजम कहा था एक कन्वेंशन सेक्टर में। तो एक खास फौज की अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, और जाहिर है फौज की ताकत जो है सिर्फ उसकी बंदूकों से नहीं होती। फौज की ताकत जो है वो जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फौज की ताकत बनती है। और उस दिन जो मनाजिर देखने को मिले वो न सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बट एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। और जाहिर है उससे जो पैगाम लिया मुल्क के बाहर वो भी इंतहाई तशवीशनाक पैगाम है। तो पहले भी इसकी बात की जा चुकी है। मेरे ख्याल में एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही है वाकई में जो जिम्मेदारान हैं जो मुलव्वस है इसके अंदर उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो बेगुनाह है, क्योंकि इस वक्त हजारों लोग जो है वो जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं तो जैसे मैंने कहा मैं 15 दिन की कैद तनाई से आ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है इस वक्त हजारों कारकुन जो है वो लोग ज़ेर हिरासत हैं, और जाहिर है उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, शायद तकरीबन तमाम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जो मुलव्वस हों, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं। तो उनको छोड़ना भी जो है और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तहकीकात होना, जो मुलव्वस था उसको सजा देना, ये इंतहाई ज़रूरी है। मेरे लिए ज़ाती तौर पे इसलिए भी वो उस दिन के मनाजिर ज़रा ज़्यादा क्या कहना चाहिए तशवीशनाक थे या दिल को मेरे ज़्यादा लगे, क्योंकि ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आप मुझसे आज कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो आप पहले नहीं सुन चुके हैं। आखिर में थोड़ी सी बात करूँ, बाकी मेरा तजिया जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहले नहीं सुनते। मुझे याद है मैंने 2017 में नेशनल असेंबली के अंदर कौमी असेंबली में खड़े होकर तकरीर की थी जिसमें मैंने 10 नाम लिए थे, और मैंने कहा ये नाम कौन है, आपने शायद सुने में ना हो। और वो 10 लोगों के नाम थे, 10 शहीदों के नाम थे जो उससे पिछले चंद हफ्तों के अंदर शहीद हुए थे। और जैसा मैंने उस दिन कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, आपका और मेरा दिफा करते हैं। तो फौज जो है वो सिर्फ
उन 2-3 बड़े जर्नलों का नाम नहीं होता जिनके नाम टेलीविजन के टॉक शोज के अंदर लिए जाते हैं या जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की जाती है। फौज लाखों लोगों पर मुश्तमिल है जो अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, आपकी और मेरी हिफाजत के लिए। और जैसे मैंने कहा, मेरे लिए ज़ाती तौर पे इसलिए तकलीफदेह था, मेरा 3 नस्लों से मौत से ताल्लुक है, ये बात भी पहले से मशहूर है। और मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि कोई 1965 के बाद से जंग से लेके अगर आप वॉर एंड टेरर तक उठा के देख लें, कोई भी ऐसी सूरत नहीं जहाँ मेरे खानदान का, मेरे वाले, मेरे भाई, मेरे भतीजे, वो उन्होंने अपनी जिंदगी दाव पे ना लगाई हो मुल्क के दिफा के लिए। तो इसलिए जो भी ताल्लुक रखता है, जो भी अहमियत को समझता है, उस सब के लिए वो तकलीफ नाज़िर थे। तो एक तो ये 9 मई के बारे में ये जरूर अपने कहना चाहता था। और मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम कौम के साथ जो है यही इज़हार ख्याल किया गया, तो ये कोई यूनिक बात मैंने नहीं की। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ 9 मई नहीं, हमारी कौम इस वक्त किधर खड़ी है, कहाँ पे हम मुल्क को लेकर आ गए हैं। मैं मुल्क को देख रहा था, तज्जिया कर रहा था, जेल में बैठ के टाइम बहुत होता है सोचने का। तो मैंने कहा 5 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया में तकसीम हुआ है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अदलिया तकसीम। अदलिया फैसले करती है, अमल दरामद नहीं होता। एक अजीब और गरीब सूरत हाल है कि वो अदलिया जिसके बगैर आपकी आईनी तर्ज हुकूमत मुमकिन नहीं है, जिसके बगैर जमहूरियत मुमकिन नहीं है, उस अदलिया के आपस में इख्तलाफात पैदा हुए हैं और उसके फैसले जो है जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है मुल्क के लिए। दूसरा अहम स्टेक होल्डर पाकिस्तान की फौज, अभी मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, मेनाही को क्या हुआ और क्या वहां में सूरत हाल पैदा हुई। तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरी जाती राय के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी, वाहिद कौमी पार्टी, हजारों वर्कर जो है इस वक्त जेल में पड़े हुए हैं, पेशतर क़यादत जो है वो जेल के अंदर है। सो सबसे बड़ी तहरीक जो सियासी पार्टी है उसके ये हालात है। पीडीएम हमारे सियासी हरीफ हैं और बड़ी शदीद हमारी आपस में मुखालफत है, लेकिन एक सियासी हकीकत है। मेरे ख्याल में आज ये मेरा ज़ाती तज़किया ये है कि अगर आज इलेक्शन करा दिया जाए तो आज वफाक में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी और सिंध और बलोचिस्तान के अंदर पीडीएम की हुकूमत बनेगी या पीडीएम की जमातों की हुकूमत बनेगी और वफाक के अंदर भी ठीक ठाक तगड़ी ऑपोजिशन बनेगी। हो सकता है कि उनकी राय से मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरी राय है तो वो भी एक, ये जो एक इतनी बड़ी सियासी हकीकत है, उनकी सियासत जो है वो पिछले 13 महीने में उसका बेड़ा गर्क हो गया और वो कमजोर हो गए। जब पाकिस्तान में सियासी पार्टियां कमजोर होती हैं तो उससे पाकिस्तान की जमहूरियत सिर्फ नहीं, पाकिस्तान का मुल्क कमजोर होता है। ये चौथा स्टेक होल्डर है, लेकिन एक चारों स्टेक होल्डर से ज्यादा अहम स्टेक होल्डर एक पांचवा स्टेक होल्डर है, वो है पाकिस्तान की अवाम। वो 25 करोड़ पाकिस्तानी, उस 25 करोड़ पाकिस्तानी के साथ पिछले 13 महीने के अंदर क्या हुआ है, उस 13 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई का उसको सामना करना पड़ा है। खौफनाक हद तक बढ़ती हुई बेरोजगारी देखने को मिल रही है। ऐसी मईशत के हालात कभी पाकिस्तान में देखे नहीं जैसी इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है। तो एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी जो है वो मुश्किल हुई है, तकलीफ में इस वक्त एक आम पाकिस्तान। तो करना क्या है, अगर सारे स्टेक होल्डर्स हैं, या तो किसी का फायदा हो रहा हो ना, किसी के तो हालात अच्छे नजर आ रहे हो, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अगर खराबी नजर आ रही है तो इसका मतलब जो 13 महीने से हो रहा है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब कोई मुख्तलिफ होने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके अंदर सब इस सूरत हाल को, मैंने बार बार कहा है, कई महीनों से मैं कह रहा हूँ, मैं यकीन रखता हूँ, बदकिस्मती से मैं यकीन रखता हूँ कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान के लिए इतने खतरनाक हालात पैदा नहीं हुए जैसे आज पाकिस्तान के हालात। सियासी तौर पर अगर इंतशार देख लें, आईनी बहरान देख लें, मईशत का बहरान देख लें, हर तरीके से सुदर पाकिस्तान एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के अंदर है। और जैसे मैंने कहा, कोई भी अच्छे सूरत हाल के अंदर नहीं नजर आ रहा, सबके लिए खराबी नजर आ रही है।
तो करना क्या, ये जिम्मेदारी जो है, ये बात भी जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं बार बार दोहराता रहा हूँ, ये सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि उन्हें मुल्क को इधर से निकालना है। अच्छी चीज क्या हुई, अच्छी चीज क्या हो रही है, रियासत क्या कह रही है। चीफ जस्टिस साहब एक दफा नहीं, बार बार पिछले 2 महीने से कह चुके हैं, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया, पिछले हफ्ते फिर इस बात को दोहराया कि सियासी मसाइल का हल एक डायलॉग के जरिए, पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए किया जाए, और वो पॉलिटिकल डायलॉग बैठ के आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, रिकंसिलिएशन करके वो रास्ता निकाले जो सियासतदानों का काम होता है। और जाहिर है इसमें तमाम सियासी पार्टियां बशमूल तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करें। फौज दूसरा रियासत का अहम सुतून, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया कि सियासी मसाइल का हल जो है वो सियासी डायलॉग के जरिए किया जाए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर एलामिया के अंदर लिखा गया कि सियासी डायलॉग के जरिए किया जाए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं, जो पाकिस्तान का खैर चाहते हैं, वो सब कह रहे हैं कि सियासी डायलॉग के जरिए होना चाहिए। सबको फिक्र है, इस वक्त बाहर पाकिस्तान के दोस्तों को फिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात को देखकर। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब रियासत के अहम तरीन सुतून जो है सबके सब वो भी इस बात को सपोर्ट करते हो, आपके दोस्त ममालिक भी इसकी बात कर रहे हो, इसको सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जिसको नजर आ रहा है कि कैसे मईशत की तबाही हो रही है वो इस बात को सपोर्ट करता है, तो वक्त है कि हमें इसके ऊपर टाइम जाया किए बगैर फौरी तौर पर बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए कोई हल निकाला जाए इसका। आखिरी हिस्सा जो मैं इसका कहने वाला था वो ये है कि जो सूरत हाल पैदा हो गई, जिसका मैंने भी आपसे तफसील से जिक्र किया पहले, 9 मई के बाद खास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये जाती तौर पर मुमकिन नहीं कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। जो मेरे ख्यालात हैं, एक ये वजह भी है कि मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ कि क्या करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर ये बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इंफरादी राय जो है वो अलग से हो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफी हो रहा हूँ। बाकी 17 महीने गुजरे, मैं सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी मैंने निभाई है, जिसमें 13 महीने से ज्यादा जो है वो शायद तहरीक इंसाफ को मुश्किल तरीन वक्त था, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लीडर्स को, टिकट होल्डर्स को। जिस तरीके से मैंने इनको मेहनत करते देखा है, जिस दिलेरी से, जिस हुब्बुल वतनी से मैंने इनको काम करते देखा है, मैं बहैसियत जो मेरी जिम्मेदारी थी सेक्रेटरी जनरल में सबका, जैसे मैंने कहा, मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये वर्कर जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। और एक दफा फिर आखिर में मैं ये मुतालबा करूंगा कि इनमें से बहुत सारे इस वक्त बेगुनाह लोग जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस वक्त असीर हैं और उनको फिलफौर उनकी रिहाई होनी चाहिए। ये बताएं, इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। सवाल ये है कि आप ये समझते हैं, क्या आप ये समझते हैं जवाब देने से सवाल हो गया, जवाब देने क्या हुआ सवाल ये किया सवाल साहब मेरा सवाल ये है आपकी मेहरबानी, आप यार एक मिनट बात सुनो यार, भाई साहब आपने मेहरबानी की है तो भाईजान बात सुनो यार, आप बात करें साहब, आपने वन बाय वन इमरान खान, असद उमर और दीगर की अगर बात पहले मानते तो क्या आज ये दिन उनको फेस करना पड़ता है?
असद साहब, सवाल ये है कि आपने मेहरबानी की है, आपने कोर्ट मैटर हाउस पे हमले की मजम्मत की है, आपको 30 अगस्त 2014 पे ले जाना चाहता हूँ। आपकी मौजूदगी में, इमरान खान की मौजूदगी में, डॉक्टर आरफ नबी की मौजूदगी में हमला हुआ था पीएम हाउस पे, पीटीवी पे, रेडियो पाकिस्तान पे और पार्लियामेंट हाउस पे, उसकी मजम्मत करेंगे आप? अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ उसकी पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कोई हमला नहीं हुआ था, क्योंकि वो डी चौक के ऊपर ही टीयर गैस चलनी शुरू हो गई थी, वहां से आगे कोई गया नहीं था। पीटीवी हमले की मैं आपको कहानी बता दूं, मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, वो जो जिसके अंदर एफआईआर के मुताबिक आरिफ अलवी, मैं, शफकत महमूद, शिरीन मजारी डंडों से लेस हम जा रहे थे हमला करने के लिए। मैं घर बैठा था, टीवी देख रहा था, और मैंने देखा वो पार्लियामेंट हाउस में को लोग घुस गए। मैंने फोन मिलाया सीधा ओम चौधरी को, किसको, मैंने कहा खान से मेरी बात कराओ। मैं खान साहब बोल रहा हूँ तो पीटीआई हाउस में घुस गए, अभी जाके ऊपर कंटेनर में जाके ऐलान करें, लोगों से बोले कि इनको पीटीआई वाला तो फौरन बाहर निकले, और अगर पीटीआई वाला नहीं तो जाए उसको कुछ करने से। वो ऑन रिकॉर्ड है सर, इमरान खान ने उस वक्त अपील की जिसमें पार्लियामेंट पे वो सॉरी पीटीआई पे हमला किया था, बिल्कुल उसकी हमारे से इस तरफ आजादी की जंग थी, वो जंग जो है आम आदमी अपना टारगेट लड़ रहा था, जो जर्नैल थे वो तो बीच रास्ते में जो है उसको खैराबाद कह रही है, तो हकीकी आजादी की जंग खत्म हो गई है। कौन से जर्नैल की बात करें? आप जर्नल थे ना, हम तो इधर अभी तक क्या और छोड़ा है। और दूसरा, जिस तरह आपने आज ग्रेसफुली अपने उद्योग से इस्तीफे दिए हैं, कई लोग इधर आके उन्होंने बहुत सारे इल्जामात भी लगाए, और कई लोग तो बहती आंसू के साथ छोड़ के गए हैं और कोई क्वेश्चन भी नहीं लेंगे। आप क्या कहेंगे पार्टी छोड़ते वक्त? बाकी भी वर्करों ने छोड़नी है, प्रेशर इतना ज्यादा है। सर पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरे ऊपर इस तरफ आ जाए, मेरे को कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी मैंने आपको ओहदे से, अगर मैं पार्टी छोड़ दूं तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता, मैंने ओहदे से इस्तीफा दिया। जी असद साहब ये बताएं, एक मिनट टिका को करने दो। ये दास्तूर है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है, क्या तहरीक साहब के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ रहेंगे या पहले बयानिया बाकी एंटी रहा है, इसकी तरह वजाहत कीजिएगा साहब। और दूसरा, मैंने पूछा था कि तहरीक साहब को किसकी नजर लग गई, आपने कहा पॉपुलर हो रही है जमात की, आज बता दीजिएगा। दो वजह इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। फिर जहाँ तक मकबूलियत की बात है, हमारे पास ठोस जराए क्या होते हैं ये पता करने के लिए जो कोई जमात मकबूल है या नहीं, या सर्वे होते हैं या इलेक्शन होते हैं। आपने सर्वे देखे, सर्वे के अंदर आपको नजर आया कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती चली गई हुकूमत छोड़ने के बाद। इलेक्शन आपने देखे, 75% इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ जीती चली गई, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं था। अब सवाल ये जरूर उठेगा, अगले सर्वे आने की मैं बड़ा यकीन हूँ कि 9 मई के बाद कोई इम्पैक्ट आया पीटीआई के ऊपर या नहीं आया, वो हमें नजर आ। सर ये बताएं, असद उमर साहब इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये बताएं मुझे कि क्या आप समझते हैं कि इस तमाम तर इंतशार, इस तमाम तर खराबी और बहरान के जिम्मेदार इमरान खान है? और दूसरा ये कि क्या इमरान खान अब भी आपके लीडर हैं? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो पिछले 13 महीने में हुआ है उससे क्या तबाही आई है। क्या मेरे ख्याल में ये सारी तबाही एक आदमी की वजह से आई है? असद उमर साहब, एक सवाल असद उमर साहब, इस तरह से करना तो हम क्या कह रहे हैं यार, ये क्या तरीका है यार? दिस इज नॉट फेयर यार, दिस इज नॉट फेयर। असद उमर साहब, 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 ये जो बातें असद उमर साहब तो जवाब दो। नजर भाई एक मिनट पहले वन बाय वन सवाल करें। ये पहली बात शादी सलामी दे रहे हैं उसको। पहला तो मुझे ये लगता है कि उमेश के अली को अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये मेरी शादी से क्यों नहीं, ठीक है। नहीं, हम आंसर दें। अच्छा,
आपका सवाल क्या कि क्या असद उमर और दीगर जो लीडरान हैं आप जैसे, अगर उनकी इमरान खान बात मानते, अगर इतना रिजिड ना होते तो क्या उनको ये दिन फेस करना पड़ता? और पार्टी आपने सब छोड़ दी। नहीं, वो कह चुके हैं राजा साहब बिल्कुल मफरूजे की बात है। हमें ये पता है असद उमर साहब जो फैसले किए, ठीक है, तहरीक इंसाफ एक क्या तहरीक इंसाफ की रूह इमरान खान थे, पहले दिन से फाउंडर चेयरमैन थे। जो उन्होंने फैसले किए, उन फैसलों से वो वजीर आजम पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बने। अगर उन्होंने फैसले अब गलत किए जो पाकिस्तान के, और इसका फैसला कौन करेगा कि उन्होंने गलत किए फैसले, ये सही किए फैसले, मैं नहीं करूंगा, वो फैसला करेगी पाकिस्तान की अवाम। असद उमर साहब अगर पाकिस्तान की अवाम को लगा उन्होंने गलत फैसले किए, वो आपको नजर आ जाएगा। असद उमर साहब 9 मई के वाकयात क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ नहीं रहे, मौजूद है। फवाद चौधरी हो, शीरी मजारी हो या दीगर लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं, आप उनको वापस लाने के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, देखिए ये उनकी अपनी फैसला है। उन्होंने जो फैसला किया उसकी वजूहात होंगी। मेरे कॉलीग रहे हुए हैं, मेरे साथी रहे हुए हैं, हम उनकी पहले भी इज्जत करते थे, हम अभी भी इज्जत करते हैं, तो ये उनका फैसला है। असद उमर साहब मेरा सवाल, एक मिनट यार, असद उमर साहब मेरा आपसे सवाल है। असद उमर साहब मेरा आपसे सवाल है। असद उमर साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि 9 मई के वाकयात, असद उमर साहब मेरा आपसे सवाल है कि 9 मई के वाकयात जो है वो जो PTI का मुतालबा था इंतखाबात कराने का, वो कायम रहेगा? और क्या ये 9 मई के वाकयात इंतखाबात में PTI को डेंट डाल सकते हैं? देखिए, मुतालबा तो जाहिर है PTI का नहीं रहेगा, वो पाकिस्तान का नहीं, वो PTI का मुतालबा। एक मिनट यार, असद उमर साहब आखिरी बार, एक मिनट, असद उमर साहब कोई मेरे पे प्रेशर